लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अपनी बहन लाडली अय्यारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलिनी राजा गोपाल सिंह के कहे अनुसार माया रानी के तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में कुछ दिन रहेगी। वहां रहकर ये लोग जो कुछ करेंगे उसका हाल पीछे लिखेंगे। इस समय तो भूतनाथ का कुछ हाल लिखकर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का खुटका पैदा करते हैं। भूतनाथ कमलनी से विदा होकर सीधे काशी जी की तरफ नहीं गया, बल्कि माया रानी से मिलने के लिए उसके खास बाग यानी तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुआ और दोपहर दिन चढ़ने के पहले ही बाग के फाटक पर जा पहुंचा। पहरे वाले सिपाहियों में से एक की तरफ देखकर बोला, जल्द इत्तला कराओ कि भूतनाथ आया है। इसके जवाब में उस सिपाही ने कहा, आपके लिए रुकावट नहीं है, आप चले जाइए। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइएगा तो लौंडियों से इत्तला कराइएगा। भूतनाथ बाग के अंदर चला गया। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लौंडियों ने उसके आने की इत्तला की और वो बहुत जल्द माया रानी के सामने हाजिर किया गया। माया रानी, कहो भूतनाथ, कुशल से तो हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानी पाई जाती है। इससे मालूम होता है कि कोई खुशखबरी लाए हो और तुम्हारे शीघ्र लौट आने का भी यही सबब है। तुम जो चाहे कर सकते हो। हाँ, क्या खबर लाए? भूतनाथ, अब तो मैं बहुत कुछ इनाम लूंगा, क्योंकि वो काम कराया हूं जो सिवा मेरे दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। माया रानी, बेशक तुम ऐसे ही हो, भला कहो तो सही, क्या कराए? भूतनाथ, वो बात ऐसी नहीं कि किसी के सामने कही जाए। माया रानी, लौंडियों को चले जाने का इशारा करके, बेशक मुझसे भूल हुई कि इन सभी के सामने तुमसे खुशी का सबब पूछती थी। हाँ, अब तो सन्नाटा हो गया। भूतनाथ, आपने अपने पति गोपाल सिंह के लिए जो उद्योग किया था वो तो बिल्कुल ही निष्फल हुआ। मैं अभी कमलनी के पास से चला आ रहा हूं। उसे मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास है और वो मुझसे अपना कोई भेद नहीं छिपाती। उसकी जबानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ उससे जाना कि गोपाल सिंह अभी किसी के सामने अपने को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि गुप्त रहकर ही आपको तरह तरह की तकलीफें पहुंचावेगा और अपना बदला लेगा। माया रानी कांप कर, बेशक वो मुझे तकलीफ देगा। हाय, मैंने दुनिया का सुख कुछ भी नहीं भोगा। खैर, तुम कौन सी खुशखबरी सुनाने आए हो, सो तो कहो। भूतनाथ, कह तो रहा हूं, पर आप स्वयं बीच में टोक देती हैं तो क्या करूं। हाँ, तो इस समय आपको सताने के लिए बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और रोहतासगढ़ से फौज चली आ रही है, क्योंकि गोपाल सिंह और तेज सिंह ने कुमारों की दिल जमई करा दी है कि राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को माया रानी ने कैद नहीं किया, बल्कि धोखा देने की नीयत से दो आदमियों को नकली चंद्रकांता और बीरेंद्र सिंह बनाकर कैद किया है। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दो अय्यारों को साथ लेकर गोपाल सिंह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गए हैं। माया रानी, बिना बोले रहा नहीं जाता। मैं ना तो कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह या उनके अय्यारों से डरती हूं और न रोहतासगढ़ की फौज से डरती हूं। मैं अगर डरती हूं तो केवल गोपाल सिंह से, बल्कि उसके नाम से, क्योंकि मैं उसके साथ बुराई कर चुकी हूं और वो मेरे पंजे से निकल गया है। खैर, ये खबर तो तुमने अच्छी सुनाई कि वो किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गया है। मैं आज ही यहां से काशी जी की तरफ रवाना हो जाऊंगी और जिस तरह होगा उसे गिरफ्तार करूंगी। भूतनाथ, नहीं नहीं, अब आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर सकती। बल्कि आप क्या, बल्कि आपसी अगर 10,000 एक साथ हो जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया रानी चिढ़कर, सो क्यों? भूतनाथ, कमलिनी ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज दी है कि वो जो चाहे कर सकता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया रानी, वो कौन ऐसी अनमोल चीज है? इसके जवाब में भूतनाथ ने उस तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलिनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को दिया था और कुंवर साहब ने गोपाल सिंह को दे दिया था। अभी तक उस खंजर का पूरा हाल माया रानी को मालूम न था, इसलिए उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वो कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, अगर ऐसा खंजर उसके हाथ लग गया है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस मैं अपनी जिंदगी से निराश हो गई, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा तिलिस्मी खंजर कहीं से कमलिनी के हाथ लगा। यह असंभव है, बल्कि ऐसा खंजर हो ही नहीं सकता। कमलिनी ने तुमसे झूठ कहा होगा। भूतनाथ हंसकर, नहीं नहीं, बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलिनी ने मुझे भी दिया है। कमर से खंजर निकालकर और हर तरह पर दिखाकर, देखिए, यही है।
मायारानी ताज्जुब से। हाँ हाँ, अब मुझे याद आया। नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान किया था तो ऐसे खंजर का जिक्र किया था, और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई थी। खैर, तो अब मैं उस पर किसी तरह फतह नहीं पा सकती। भूतनाथ। नहीं, घबराइए मत, उसके लिए भी मैं बंदोबस्त करके आया हूं। मायारानी। वो क्या? भूतनाथ ने वो कमलिनी वाली चिट्ठी बटुए में से निकालकर मायारानी के सामने रखी, जिसे पढ़ते ही वो खुश हो गई और बोली, शाबाश भूतनाथ, तुमने बड़ा ही काम किया। अब तो तुम उस नालायक को मेरे पंजे में इस तरह फंसा सकते हो कि कमलिनी को तुम पर कुछ भी शक न हो। भूतनाथ। बेशक ऐसा ही होगा, मगर अब हम लोगों को अपनी राह बदल देनी पड़ेगी। अर्थात पहले जो ये बात सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए जो कोई वहां जाएगा उसे फंसाते जाएंगे, सो न करना पड़ेगा। मायारानी। तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जाएगा। बेशक तुम्हारी अक्ल हम लोगों से तेज है, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। अगर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो कई आदमियों को मारकर निकल जाएगा और फिर कब्जे में ना आवेगा। और ताज्जुब नहीं कि इसकी खबर भी लोगों को हो जाए, जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। भूतनाथ। हाँ, अतः आप एक चिट्ठी नागर के नाम की लिखकर मुझे दीजिए, और उसमें केवल इतना ही लिखिए कि किशोरी और कामनी को निकाल ले जाने वाले इसे रोक टोक ना करे, बल्कि तरह दे जाए और उस मकान के तहखाने का भेद मुझे बता दें। फिर जब ये दोनों किशोरी और कामनी को ले जाएंगे तो उसके बाद मैं उन्हें धोखा देकर दरोगा वाले बंगले में, जो नहर के ऊपर है, ले जाकर झट फंसा लूंगा। वहां के तहखानों की ताली आप मुझे दे दीजिए। कमलिनी की जबानी मैंने सुना है कि वहां का तहखाना बड़ा ही अनूठा है, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा काम उस मकान से बखूबी चलेगा। जब मैं गोपाल सिंह को वहां फंसा लूंगा तो आपको खबर दूंगा, फिर आप जो चाहे कीजिएगा। मायारानी। बस बस, तुम्हारी ये राय बहुत ठीक है। अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मायारानी ने दरोगा वाले बंगले तथा तहखाने की ताली भूतनाथ के हवाले करके उसे वहां का भेद बता दिया, और भूतनाथ के कहे बमुजिब एक चिट्ठी भी नागर के नाम की लिख दी। दोनों चीजें लेकर भूतनाथ वहां से रवाना हुआ और काशी जी की तरफ तेजी के साथ चल निकला। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।